हेलो प्यारे विद्यार्थियों, पिछले सेशन में हमने मैकियावेली के जीवन वृत्त और उनके मानव स्वभाव संबंधी विचार और उन्हें क्यों युग का शिशु कहा जाता है, इन सब के ऊपर चर्चा की थी। आज हम उनके जो बचे चिंतन के जो विचार हैं, प्रमुख सिद्धांत है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहला जो है वो है राज्य संबंधी विचार। तो मैकियावेली के जो राज्य संबंधी जो भी विचार हैं वो उनके मानव स्वभाव के विचारों पर ही आधारित है। जैसा कि हमें विदित है, जैसा उन्होंने बताया कि मनुष्य स्वभाव तो बुरा होता है, वह पशुतुल्य होता है, तो ऐसे मनुष्य को नियंत्रित करने के लिए एक शक्तिशाली सरकार का होना जरूरी है। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने सशक्त राजतंत्र का समर्थन किया था। और मैकियावेली ने अपने राज्य संबंधी विचारों में न तो राज्य संबंधी कोई सिद्धांत प्रस्तुत किया, न ही राज्य की उत्पत्ति संबंधित कोई सिद्धांत प्रस्तुत वो करते हैं। वो ग्रीक राजनीतिक चिंतन की प्राकृतिक राज्य की धारणा को भी स्वीकार नहीं करते हैं। वो राज्य के संबंध में इतना स्वीकार करते हैं कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है। कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि राज्य व्यक्तियों की जो आपसी सुरक्षा हेतु किया गया एक समझौता है, जैसा कि संविदावादी विचारक बताते हैं। तो उस समझौते के तहत सभी लोग सुरक्षित रहकर अपने कल्याण और विकास को बढ़ाते हैं, जो कि इसके चिंतन का मूल आदर्श है। तो इस तरह मैकियावेली ने अपनी पुस्तक जो प्रिंस है उसमें राज्य सिद्धांत की बजाय राज्य शिल्प का, यानी जो स्टेट क्राफ्ट का जो सिद्धांत है या उससे संबंधित जो विचार है वो प्रस्तुत किया है। उसने इटली की जो समकालीन राजनीतिक व सामाजिक परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए इटली की एकता हेतु एक सशक्त राजतंत्रीय सरकार का जरूरी होना उन्होंने बताया था। जैसा हमने उनके पिछले सेशन में बताया था कि जो इटली था वो 5 भागों में विभाजित था और बाहरी जो आक्रांता थे, जो फ्रांस है, स्पेन है, क्योंकि इनकी आपसी लड़ाई और कलह की वजह से वो कभी भी मौके का फ़ायदा उठाकर इन पर आक्रमण कर दिया करते थे। तो इस दृष्टि से वो चाहते कि इटली का एक एकीकरण हो और एक सशक्त राजतंत्रीय सरकार का होना इसके लिए आवश्यक है। और सशक्त राजतंत्रीय सरकार के लिए ज़रूरी है कि वह अपनी शक्ति अधिकाधिक बढ़ाए, राष्ट्रीय सेना रखे, राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु साम दाम दंड भेद जो भी साधन हैं उन सब का प्रयोग करे और नैतिकता के अपने मापदंड बनाए, न कि नैतिकता के सार्वभौमिक मापदंडों को स्वीकारे। और उन्होंने यह भी बताया कि राजनीति है उसको धर्म व नैतिकता से पृथक रखा जाए और जो राजा है वो शेर व लोमड़ी के दोहरे व्यक्तित्व वाला होना चाहिए, जो प्रजा को भय के साथ प्रेम भी करे और नागरिकों की संपत्ति व उनकी संवेदनशील वस्तुओं पर राजा का हक नहीं उन्होंने माना। तो उक्त सभी पहलुओं में मैकियावेली की दृष्टि में एक सशक्त सरकार के निर्माण के लिए ज़रूरी उन्होंने अपनी सारे चिंतन प्रस्तुत किया था। मैकियावेली ने आगे प्रिंस में जहाँ राजतंत्रीय सरकार पर बल दिया, वहीं डिस्कोर्सेज में उन्होंने गणतंत्रीय सरकार पर बल दिया, क्योंकि शुरू में हमने बताया था कि जो उनके पिताजी थे वो गणतंत्रीय सरकार का समर्थन करते थे और वो चाहते थे कि मैकियावेली उन्हीं का इसी प्रकार से अनुसरण करे। तो गणतंत्रीय सरकार के संबंध में उनका विचार था कि यह वहीं संभव हो सकती है जहाँ लोग सद्गुणों के अनुसार अपना जीवन यापन करें। तो चूँकि मैकियावेली ने इटली वासियों में ऐसे सद्गुणों के विकास की संभावना को बहुत दूर तक होना नहीं मानता, तो इसलिए उन्होंने राजतंत्रीय सरकार का समर्थन किया जो स्वार्थी और झगड़ालू लोगों के स्वभाव को नियंत्रित कर सके। तो कुल मिलाकर राज्य संबंधी अपने विचारों में उन्होंने एक सशक्त शासन का जो स्वरूप होता है उसका चित्रण अपने विचारों में किया, न कि राज्य का सिद्धांत और राज्य की उत्पत्ति को लेकर कोई सिद्धांत उन्होंने अलग से प्रस्तुत उन्होंने नहीं किया। आगे अब हम उनके कानून संबंधी विचारों पर चर्चा करते हैं। तो मैकियावेली धर्म व नैतिकता को राजनीति से पृथक करने पर जोर देकर कहते हैं कि राज्य के संचालन के लिए कानून का होना जरूरी है, क्योंकि जो कानून है वो एक शासक का आदेश होता है और शासक के आदेश को सभी लोग स्वीकार करते हैं, क्योंकि इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि उसके जो आदेश हैं उनके पीछे एक दंडात्मक शक्ति होती है। तो जो मैकियावेली है वो कहते हैं कि जो कानून निर्माता को इस दृष्टि से सर्वोच्च महत्व प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि जो विधान निर्माता है वो अपने विवेक का प्रयोग कर ऐसे आदेशों का निर्माण करता है जो स्वार्थी व झगड़ालू प्रकृति के लोगों को नियंत्रित कर सके।
तो यहाँ मैकियावली ने मानवीय कानून की जो धारणा है उसका समर्थन किया, जिसके पीछे दंडात्मक शक्ति होती है और जो शासक है उसके निर्देशात्मक आदेश या कानून होते हैं। तो इन्हीं विचारों को आगे चलकर बोंदा, हॉब्स, बेंथम, ऑस्टिन आदि ने समर्थन किया, जो कि संप्रभुता के कानूनी पक्ष के बड़े समर्थक रहे हैं। अब मैकियावली के अंदर हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि जो मैकियावली हैं क्यों उन्हें आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है। तो मैकियावली ने अपने राजनीतिक चिंतन में जो मध्यकालीन जो विचार थे उन सभी का खंडन किया और नए प्रकार के विचारों का आगाज किया, जिसमें शामिल है पहला जैसे शक्ति राजनीति की अवधारणा। तो मैकियावली ने मानव स्वभाव के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि जिस प्रकार मनुष्य आपस में एक जंगल वाली स्थिति में रहते हैं और अपनी आवश्यकताओं व हितों को पूरा करने के लिए संघर्ष में हमेशा लिप्त रहते हैं, उसी प्रकार राष्ट्र भी यही कार्य करते हैं। तो इसमें शक्ति की जो भूमिका है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए उन्होंने प्रिंस में राजा को अधिकाधिक शक्ति अर्जन करने का निर्देश दिया। दूसरा, मैकियावली ने धर्मनिरपेक्ष राजनीति की धारणा का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार राजनीति में धर्म और नैतिकता को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि एक तो राजनीतिक सत्ता सर्वोच्च होती है और जो दूसरा धर्म और जो नैतिकता है दोनों ही व्यक्ति को अंधविश्वासी और अकर्मण्य बनाती हैं, जिससे कि वो भाग भरोसे बैठा रहता है और राष्ट्र निर्माण में अपनी कोई भूमिका अदा नहीं करता है। तो इस दृष्टि से उन्होंने जो धर्मनिरपेक्ष राजनीति है की धारणा का प्रतिपादन किया। अगला, राष्ट्र राज्य की अवधारणा का प्रतिपादक मैकियावली ने अपनी राजनीतिक चिंतन में इटली की एकजुटता के लिए राष्ट्र राज्य की अवधारणा पर बल दिया। उन्होंने 5 भागों में विभाजित इटली की राष्ट्रीयताओं को एक राज्य अर्थात इटली के प्रति निष्ठा बनाए रखने पर बल दिया था और साथ ही संघ की अवधारणा का भी प्रतिपादन उन्होंने किया। तो इस प्रकार इटली को एकता प्रदान करने हेतु उन्होंने संघीय स्वरूप में ढालने की वकालत की थी, जिससे कि जो बाहरी आक्रांता हैं वो बेसमय कभी भी आकर इनकी आपसी फूट का फायदा उठाकर उनको अपमानित न कर सके। अगला, उन्होंने मानवीय स्वभाव के अध्ययन पर बल दिया। मैकियावली ने राजनीति को बेहतर तरीके से समझने के लिए मानव स्वभाव के आधार पर अध्ययन करने पर बल देने की शुरुआत की, जो कि आधुनिक राजनीति का मूल आधार बनी थी। क्योंकि जो आधुनिक जो दृष्टिकोण है उन्होंने जो परंपरागत दृष्टिकोण के जो अध्ययन के जो प्रमुख तत्व थे, राज्य सरकार शासन संस्थाएं, उनको संकुचित मानते हुए और उसको और अधिक विस्तार रूप देते हुए मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करने पर बल दिया था। तो उनको ये सारी प्रेरणा यहीं से मिली थी। अगला, कानून की विधेयात्मक धारणा या संप्रभुता संबंधी जो धारणा है और राज्य सत्ता की जो महत्वता है उसका प्रतिपादन संबंधी विचार भी उन्हें आधुनिक राजनीतिक चिंतन होने का संकेत देते हैं, क्योंकि आधुनिक राजनीति में कानून की सकारात्मक धारणा और राजनीतिक सत्ता की महत्ता पर बल दिया जाता रहा है। तो इस आधार पर उन्होंने धर्म और जो पोपशाही है उनको चुनौती प्रदान की और एक नए युग की शुरुआत का आगाज मैकियावली ने किया। मैकियावली ने अपनी जो अध्ययन पद्धति है स्कॉलास्टिक पद्धति से परिवर्तित कर ऐतिहासिक और अनुभविक पद्धतियों को अपनाया, जिसमें अनुभव के आधार पर राजनीति को समझने पर बल दिया जाता है। साथ ही वर्तमान को बेहतर तरीके से समझने के लिए इतिहास के अध्ययन की भी जरूरी माना गया है, क्योंकि इतिहास में जो भी कमी या दोष हैं जो कि परिस्थितिवश या घटनाओं की वजह से दोहराए गए या ऐसी कोई सुधार की गुंजाइश है जिसको हम वर्तमान में या भविष्य में सुधार सकें, तो इस दृष्टि से ऐतिहासिक पद्धति उस दृष्टि से मैकियावली ने अत्यंत महत्वपूर्ण मानी है। तो ये वो तमाम बिंदु हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि मैकियावली हैं वो आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक हैं, क्योंकि आधुनिक राजनीतिक चिंतन में जो यथार्थवादी धारणा है और मानव स्वभाव का अध्ययन है और संगठित राष्ट्र राज्य की अवधारणा है, वो आनुभाविक पर्यवेक्षण व शक्ति राजनीति पर उनमें बल दिया जाता रहा है।
और ये जो तमाम बिंदुओं हैं और ये जो पद चिन्ह हैं हमें मैकियावली के राजनीतिक चिंतन में सर्वप्रथम देखने को मिलते हैं, जिससे कि आधुनिक राजनीतिक जो दृष्टिकोण है या जो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान है उनको जो विषय वस्तु यहाँ से ग्रहण करने के लिए उनको प्रेरित वो लोग हुए थे। एक लास्ट टॉपिक और बचता है मैकियावली का कि राजनीति का धर्म व नैतिकता से पृथक्करण। तो मैकियावली ये मानते थे जो इटली का जो विभाजन हुआ है उसके लिए पूर्ण रूप से पोपशाही जिम्मेदार थी, धार्मिक जो अंधविश्वास था वो जिम्मेदार था। तो पोपशाही के बढ़ते अत्याचार और कुप्रवृत्तियों और उनका जो व्यभिचार है तो इटली वासियों को पोप के आदेश और निर्देशों की अवज्ञा करने को मजबूर कर दिया था। तो इसी की वजह से इटली का 5 भागों में विभाजन हो गया और ये आपस में निरंतर संघर्षरत रहते हैं। तो इस संघर्ष को रोकने के लिए अर्थात इटली को एकजुटता प्रदान करने के लिए ज़रूरी है कि राजनीति से धर्म व नैतिकता को अलग रखा जाए, क्योंकि जो धर्म व नैतिकता है वो मनुष्यों को रूढ़िवादी व निष्क्रिय बनाती है। दूसरा, जो राजनीतिक सत्ता वो महत्वपूर्ण होती है क्योंकि उसके पास दंडात्मक शक्ति होती है और धर्म व जो नैतिकता है उसके पास ये शक्ति नहीं होती, और जिसके पास दंडात्मक शक्ति होती है उसी से वो व्यवस्था व्यवस्थित रूप में चलती है, और जो पशुतुल्य जो मनुष्य है और उनसे बना हुआ जो समाज है वो सही दिशा में चल सके। इसके लिए एक सशक्त राजतंत्र का होना जरूरी है जिसके पास दंडात्मक शक्ति होती है और वो समाज में इस प्रकार की रूढ़िवादिता और जो निष्क्रियता है अंधविश्वास के कारण उनको दूर हटाने का कार्य करे। तो मैकियावली का कहना है कि राजा को सार्वभौमिक नैतिक मापदंडों को स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उसके शक्ति अर्जन में यानी शक्ति का इकट्ठा करने में बाधा उत्पन्न होती है। चूँकि जो शक्ति अर्जन है उसका प्रमुख हित है, इसलिए नैतिकता उसके अपने मापदंड होने चाहिए। यही कारण है कि मैकियावली दोहरी नैतिकता का समर्थन करते हैं, अर्थात राजा को एक तो प्रजा के साथ वात्सल्य के लिए अलग प्रकार की नैतिकता का अवतरण ओढ़ना चाहिए और अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए दूसरे प्रकार का आवरण उसे अपनाना चाहिए। तो डनिंग के शब्दों में मैकियावली नैतिकता व धर्म का विरोधी है, लेकिन अधार्मिक व अनैतिक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नैतिकता व धर्म दोनों व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में और समाज में व्यवस्था बनाए रखने हेतु बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। केवल राजनीति में धर्म और नैतिकता को आड़े नहीं आने देना चाहिए। एक व्यक्ति व्यवस्थित जीवन जीने के लिए, संस्कार युक्त जीवन जीने के लिए और अपना व्यक्तित्व का विकास करने के लिए नैतिकता और इन धार्मिक जो शिक्षाएं हैं उनके द्वारा वो समाज में अपनी भूमिका अदा करता है और अपना व्यवस्थित जीवन जीता है, लेकिन राजनीति में इनका उस दृष्टि से कोई भी योगदान नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो मैकियावली हैं उनको इन तमाम चिंतन या उनके जो विचार हैं उसके कारण उन्हें अपने युग का शिशु और आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो भी अपना चिंतन प्रस्तुत किया वो यथार्थवाद पर आधारित, अनुभव मूलक पद्धति पर आधारित, अनुभव से सीखकर उन्होंने अपना तमाम चिंतन प्रस्तुत किया, जिससे कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा से दोहराई ना जा सके और एक सशक्त राष्ट्र राज्य की स्थापना की जा सके। और उन्हीं के इन चिंतनों से जो उनके बाद के आने वाले जो विचारक हैं राजनीति विज्ञान में, उनको एक मायने में अपने चिंतन हेतु सही दिशा और निर्देश मैकियावली के चिंतन से ही प्राप्त हुए थे। तो ये थे मैकियावली के तमाम विचार और उनके सिद्धांत और चिंतन के क्षेत्र। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।